हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। हिंदी की पिछली क्लास में हमने ये समझ लिया था कि यूपीएसआई के लिए हिंदी का सिलेबस क्या है और आपके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, जो आपको यहाँ पे किस तरह से पेपर होगा और वो कितने नंबर का होगा, ये चीज़ें हमने समझ ली थी और पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, हमको क्या क्या हिंदी में पढ़ना है। आशा है कि इन सारी चीज़ों को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। आज का जो हमारा पहला क्लास है, वो हिंदी का जो पहला क्लास है हमारा, वह संधि होगा। हम संधि को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आपके परीक्षा को केंद्र में रखकर। जो हमारी पूरी की पूरी बातचीत होगी वो यूपीएसआई की परीक्षा होगी। यूपीएसआई के परीक्षा को हम केंद्र में रख के ही सारी बात यहाँ पर करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी की सारी हमारी डिस्कशंस होंगी और यहाँ पे बस आपको करना ये है, जो भी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ उसको जो है आप नोट डाउन करते हुए चलें और ध्यान से सारी बातों को समझने का प्रयास करें। जो भी संधि को लेकर आपके दिमाग में हवा बना हुआ है या फिर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती होंगी, इस सेशन के बाद सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ऐसी पूरी की पूरी गारंटी है मेरी आपको। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि संधि किसको कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि को कैसे पढ़ा जाए और कैसे इसको पहचाना जाए, कैसे समझा जाए। परीक्षा में यहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे उन सबको यहाँ पे हम लोग साथ में समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे उदाहरण के साथ हम संधि को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले हम जान लेंगे कि संधि कहते किसको हैं, संधि होता क्या है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उनको हम संधि कहते हैं, लेकिन उनके मिलने पर उन वर्णों में परिवर्तन आ जाए, उनमें एक उनके रूप में परिवर्तन जब हो जाएगा तभी उसको संधि बोलेंगे। जैसे संधि को हम संयोग कह सकते हैं, संयोग को हम संधि कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संयोग और संधि में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है। संयोग में कभी भी रूप में परिवर्तन नहीं होगा और संधि में यहाँ पे रूप परिवर्तित हो जाएगा। अब थोड़ा इसको और ठीक से समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये कहा आपसे कि आप लाल रंग लें और एक काला रंग लें, दोनों को आपस में मिला दें तो आपको एक नया रंग प्राप्त होता है, भूरा। यहाँ पर क्या हुआ, लाल और काले रंग के संधि से आपको एक नया रंग प्राप्त हुआ, भूरा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लाल और काला रंग मिलकर अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं और आपको एक नया रंग देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, संधि हुआ है इन दोनों का। यहाँ पर आपको एक नए रूप का नया नया रूप आपने प्राप्त किया है, नया चीज़ को आपने प्राप्त किया है, दो अलग अलग चीज़ों को आपने जोड़कर। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक पेन है और उसका एक कैप है, उन दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या आपको कोई नई चीज़ प्राप्त होगी? नहीं, यहाँ पेन पेन ही रहेगा और कैप कैप ही रहेगा। तो यहाँ पर पेन और कैप की संधि नहीं, यहाँ पेन और कैप का क्या होगा, संयोग होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, संयोग में रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि संधि में यहाँ रूप परिवर्तित हो जाता है। अब इसको हम हिंदी के सापेक्ष देखें, थोड़ा सा हिंदी के रिलेटिव इसको हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से हमको जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देव धन इंद्र लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, मिलकर आपस में देवेंद्र हो गया। यहाँ पर व में जो अ लिखा हुआ है, ये अ और यहाँ पर ई, इन दोनों को मिलने से हमको क्या प्राप्त हुआ है, ए प्राप्त हुआ है। तभी ना यहाँ पर ये इंद्र हुआ है, देव धन इंद्र मिलकर ये क्या हो गया, देवेंद्र। यहाँ पे ए की मात्रा हमको प्राप्त हुई है किससे, आ और ई के संयोग से। आ और ई के संयोग से हमको क्या प्राप्त हुआ, एक नया वर्ण प्राप्त हुआ है। वो कौन सा वर्ण है, ए प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक वर्ण और दूसरे वर्ण का जब संयोग हुआ है तो यहाँ पर हमको एक नया वर्ण प्राप्त हुआ है, तीसरा एक नया वर्ण हमको प्राप्त हुआ है, वो कौन सा है, ए है। जैसे यहाँ पर देखें, छोटा ऊ और एक और छोटा ऊ, यहाँ पे उदय में भानु और उदय में छोटा ऊ और एक और ऊ, यहाँ पर जब आपस में मिले हैं तो यहाँ पर एक दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है। यहाँ पे भानु और उदय, यहाँ पे ये ऊ और यहाँ से ये यू, ऊ मिलकर क्या बना है, भानुदय। यहाँ पे बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है, दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आपस में इनके दो
वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण आपको प्राप्त होता है, यहाँ के नए शब्द आपको प्राप्त होते हैं, नया वर्ण प्राप्त होता है। तो जब ऐसी संधियाँ होती हैं जिससे आपको कोई नया वर्ण प्राप्त हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसको संधि बोलते हैं। दो चीज़ों के संयोग से नया जब कोई वर्ण आपको प्राप्त हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। अब संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, थोड़ा अगर इसको सूक्ष्म देखें संधियों को हम, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं ये हम समझने का प्रयास करते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे स्वर संधि आपको नाम से ही लग रहा है कि दो स्वरों के मेल से जो संधि हमको प्राप्त होती है वो होती है स्वर संधि। जैसे यहाँ पे अगर हम अ धन अ कर दें तो यहाँ पे आपको दीर्घ आ यानी बड़ा आ प्राप्त होता है। यह स्वर है और यह भी स्वर है, इनके मेल से एक नया आपको वर्ण प्राप्त हुआ है, यह क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब यहाँ पर व्यंजन संधि, दो व्यंजनों के मेल से जो संधि मिलती है बनती है उसको क्या बोलते हैं? हम व्यंजन संधि। यहाँ पे विसर्गों के जब मेल होंगे तो उससे जो संधि हमको प्राप्त होती है वो हम विसर्ग संधि कहते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर संधि किसको कहते हैं। स्वर संधि को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे दो स्वरों के को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे जो अगला स्वर हमको प्राप्त होगा, जो परिवर्तन हमको मिलेगा, यहाँ पे जो परिवर्तन हमको प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? हम स्वर संधि बोलेंगे। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे विद्या धन आलय इज इक्वल टू विद्यालय, यहाँ पर हो गया। विद्या और आलय मिलकर क्या बनाते हैं? विद्यालय बनाते हैं। यहाँ पर विद्या में जो अ है और आलय में ये अ जो है, यह दोनों क्या है? स्वर हैं। इन दोनों स्वरों के मिलने से हमको यहाँ पर एक और स्वर प्राप्त होता है, वो आ ही होगा। यहाँ पर मतलब कुल मिला जुला कर क्या कहना है? यहाँ पर किसका संधि हुआ है? दो स्वरों का संधि हुआ है। यहाँ पे एक स्वर आ है और एक स्वर और आ है। इन दोनों स्वरों के मेल से हमको एक नया वर्ण प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तो नया वर्ण अभी इसको नहीं कह सकते, काहे कि अ ही प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द जो है विद्या और आलय के जोड़ने से विद्यालय हमको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर किसका संधि हुआ है? बड़ा आ, और यहाँ पे एक और आ का यहाँ पे संधि हुआ है। इस वजह से हमको यहाँ पे विद्यालय प्राप्त हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मेल से जो हमको विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे इति धन आदि, यह क्या होगा? इत्यादि। यहां पर क्या हुआ? यहां से ई, यहां पे इति से ई और यहां पर अ, इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ हमको? या। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे या पर अ की मात्रा हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ पे ये या हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर यह कह सकते हैं ना कि यहाँ पे एक स्वर दूसरे स्वर के मिलने से हमको एक नया वर्ण प्राप्त हुआ है, एक नया परिवर्तन हमको प्राप्त हुआ है। तो यह जो है स्वर संधि कहलाएगा। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है यह हम देख लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 भेद हैं इसके, 5 प्रकार के स्वर संधि होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि, फिर यड़ संधि और अयाद संधि। यह 5 भेद हैं संधि के, स्वर संधि के। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे कि ये पांचों कौन कौन से हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि किसको कहते हैं। दीर्घ संधि ह्रास्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रास्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ ई और उ हो जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे अ या आ मिलकर इसमें जो है अ या आ मिल जाए तो ये क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। यहाँ पे ह्रास्व और दीर्घ मिलकर ह्रास्व या दीर्घ के साथ, जैसे यहाँ पे अ है और इसके साथ एक और
अ मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर। और यदि अ है इसके साथ आ मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा, यह दीर्घ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे लघु या दीर्घ आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या हमको प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त होता है। इसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। जैसे उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ हो जाता है। यहाँ पे धर्म में यहाँ पे क्या है, अ है, और अर्थ में यहाँ पर क्या है, आ है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे आ हो जाता है, यहाँ बड़ा आ हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो लघु यहाँ पर मिलकर क्या हुए हैं, यहाँ पर एक दीर्घ का निर्माण किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गया। एक दूसरे उदाहरण में इसको हम समझें। हिम में अ और आलय का बड़ा आ, यह दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि में क्या हो जाता है, दो समान जो वर्ण है, यहाँ पर स्वर हैं जो आपस में मिलेंगे, छोटा अ और बड़ा आ। यहाँ पे दो आपस में जब मिलेंगे तो यह बड़ा आ बनेगा। यहाँ पर हिमालय हो जाएगा, हिम धन आलय, हिमालय। यहाँ पे अ जो है यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ पर माँ में बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अब तीसरे उदाहरण में इसको समझते हैं, यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे पुस्तक में छोटा आ है, क में यहाँ पे छोटा आ ही है ना, तो पुस्तक में अ और आलय में जो यहाँ पे बड़ा आ है, यह दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हमको प्राप्त हो जाएगा। तो पुस्तक और आलय मिलके पुस्तकालय मिल बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा। पुस्तक और आलय मिलकर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, यहाँ पे पुस्तकालय। इसको समझने का एक और आसान तरीका है, जहाँ पर आपको बड़ा आ दिखे, जहाँ पर भी आ दिखे, बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिखे या बड़ा ऊ दिखे किसी भी शब्द के बीच में, वहाँ पर आप कह दीजिएगा सीधा सीधा कि ये दीर्घ संधि है। यहाँ पे कुछ भी और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हिमालय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे दीर्घ संधि यहाँ कह सकते हैं। पुस्तकालय, यहाँ पे आ है, बड़ा आ है, यहाँ पे हम दीर्घ संधि इसको कह देंगे। जैसे विश्रामालय, यहाँ पे आलय, यहाँ पे माँ पर आ की मात्रा लगी ना, विश्रामालय में यहाँ पे आ की मात्रा होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे विश्रामालय में हम दीर्घ संधि कह सकते हैं। तो सीधी सीधी बात, आपको यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कैसे इसको हम पहचाने, तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर बड़ा आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, या बड़ा ऊ आ रहा है, तो सीधा सीधा हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यह जो है दीर्घ संधि होगा। अब एक और उदाहरण हम इसका ये समझ लेते हैं। हमने अ का उदाहरण समझ लिया है, हम ई का उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ई के साथ जो है जो भी बनेगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, यहाँ पे रवि का जो ई है वो यहाँ पर ई के साथ संयोग से बड़ी ई बनता है, रवींद्र हो गया है। रवि और इंद्र मिलकर क्या हो गए हैं, रवींद्र हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो छोटी ई मिलकर यहाँ पर एक बड़ी ई का निर्माण करते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि दीर्घ संधि कब होगा, जब यहाँ पे या तो बड़ा आ हो बीच में, या बड़ी ई हो, या बड़ा ऊ हो, तो हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि बोलेंगे। जैसे गिरीश में, गिरी में ई है छोटी ई, और यहाँ पर एक ई आपको यहाँ पे मिलता है, यह बड़ी ई। यहाँ यह दोनों छोटी ई, यहाँ पर यह छोटी, यहाँ पर ये छोटी ई, और यहाँ पर ये बड़ी ई मिलकर एक बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो यह गिरीश हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरीश। यहाँ पे हम कह सकते हैं जहाँ पर बड़ी ई आया है बीच में, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। मुनि धन ईश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुनीश। यहाँ पे मुनि में जो ई है छोटी ई है, और ईश में जो बड़ी ई है, यह दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ी ई बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मुनीश हो जाएगा। और मुनीश में जो ना है, नी है, यह कौन सा ई है, बड़ी ई है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है। यहाँ पर कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आपको कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी बड़ी ई आ जाए, बड़ा आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, वहां पर आपको बिना सोचे समझे दीर्घ संधि आपको
कर देनी है, वहां पर सीधा टिक आपको लगाना है कि यह दीर्घ संधि है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, महिष में बड़ी ई की मात्रा है, यहां पर बड़ी ई की मात्रा है, यह दीर्घ संधि है। नारींदु में यहां पर बड़ी ई की मात्रा है बीच में, यहां पे नारी में रा में जो है बड़ी ई की मात्रा है ना, तो यह क्या है, हमारा दीर्घ संधि है। मुनीश में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण करते हैं, इस वजह से यह जो है दीर्घ संधि होगा। अब यहाँ पे ऊ के उदाहरण को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। भानु में छोटा ऊ, यह जो छोटा ऊ है भानु में, यह और एक और छोटा ऊ मिलकर यहाँ पे भानु, यहाँ पे ऊ की मात्रा यानी बड़ी ऊ की मात्रा का निर्माण करते हैं, भानुदय यहाँ पे हो जाएगा, इस वजह से यह भी क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। तो कुल मिला जुला के लघु या दीर्घ के परस्पर मेल से अगर हमको दीर्घ स्वर प्राप्त होता है बीच में किसी भी शब्द के मेल में, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे एक और उदाहरण हम समझ लें, विदु धन उदय, विधुधन उदय, विधुदय हो जाएगा, यहाँ पे ऊ की मात्रा यहाँ पर भी आ गई है, बड़ी ऊ की मात्रा, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे हर जगह जहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे मुनींद्र में बड़ी ई की मात्रा है, जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, सीधा का सीधा आपको क्या लगा देना है वहाँ पे टिक, वो क्या होगा, दीर्घ संधि ही होगा। यह आपको एक साधारण सा ट्रिक है, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। जहाँ पर भी आपको दिख जाए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वहाँ पर सीधा का सीधा और कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, दीर्घ संधि ही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले संधि की ओर। हम देखेंगे गुण संधि किसको कहते हैं। छोटा आ बड़ा आ के आगे यदि ई हो तो ए हो जाता है, ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है, री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पर नर धन इंद्र, यहाँ पे रा में अ की मात्रा है, यह अ जो है ई के साथ मिलके ए हो गया, यह जो है अ ई के साथ मिलकर क्या हो गया, यह ई के साथ, यह छोटी ई है, इसके साथ मिलकर ए हो गया, यह क्या हो गया, ए हो गया। तो अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अ या इसके साथ बड़ा आ भी है, यहाँ बड़ा आ भी है, छोटा या बड़ा आ मिलकर ई के साथ क्या हो जाएगा, ई या बड़ी ई के साथ मिलकर ए हो जाएगा। यह जो है अ या बड़ा आ मिलकर किसके साथ, ऊ के साथ या बड़ा ऊ के साथ अगर मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ यदि अ या बड़ा आ किसके साथ मिल जाए, री के साथ मिल जाए, री के साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसको उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर नर धन इंद्र, यहां मिलकर क्या हो गया, नरेंद्र हो गया। यहां पे नर में जो रा के साथ छोटा अ है, यह जो है ई के साथ मिलकर ए बन गया, यह जो है गुण संधि हो गया। यहाँ पर जैसे ही ये ए बनेगा वह गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पर ए की मात्रा आज, अब एक ट्रिक और यहाँ पे समझ लीजिए। वहाँ पर आपने क्या समझा था, दीर्घ संधि के लिए जहाँ पर भी बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए वह क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या समझना है, जैसे ही ए की मात्रा आपको दिखे कहीं पर, ए की मात्रा जहाँ भी दिखे वह क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा जहां पर दिखे वह दोनों क्या हो जाएंगे, गुण संधि हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा आ और ई मिलकर क्या मिले, बने हैं, यहाँ पे ए बन गया, यहाँ पर भी क्या बन गया, ए बन गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर ए बन गया। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आ ई मिलकर ए हो जाएगा और आ ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा ना, अ, छोटा आ और ई मिलकर ए हो गया, यहाँ पे बड़ा आ और ई मिलकर ए हो गया, और बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर यहाँ पर ए हो गया। जैसे महाधन ईश, यहाँ पे महेश होगा, अ और बड़ी ई,
इन दोनों के संयोग से हमको क्या प्राप्त हुआ है, ए प्राप्त हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे भी ए हमको प्राप्त हो जाए, इस तरह से ए हमको मिल जाए, यहाँ पर नरेंद्र में ए हमको मिल गया है, और महेश महेंद्र में भी हमको ए मिलता है, महेश में भी हमको ए प्राप्त होता है, अ और ई से हमको क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। और जहाँ भी आपको ए दिख जाए किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर आपको ए दिखता है तो वह किसका उदाहरण होगा, गुण संधि का उदाहरण होगा। और यहाँ पर जैसे ऊ अगर मिल गया, आ के साथ अगर क्या प्राप्त होता है आपको, ऊ प्राप्त होता है। जैसे आ में अगर ऊ जुड़ गया तो यह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। और जहां पर भी शब्द में आपको ओ दिख जाए तो वह क्या हो जाएगा, गुण संधि। जैसे ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश में ओ है ना, ज्ञानोपदेश ओ है, ज्ञानोपदेश ना पर ओ की मात्रा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे न में जो अ है यह और ये ऊ मिलकर ओ बन गया, यहाँ पर ओ की मात्रा बन गई। यहाँ पर क्या बन गया आपको, यहाँ ओ प्राप्त हो गया। महोत्सव, यहाँ पे ओ की मात्रा आपको यहाँ पे मिल रही है। महाधन उत्सव, यहाँ बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। जहां पर भी ऊ मिल जाए, ए मिल गया, ओ मिल गया, वो क्या हो गया, गुण संधि हो गया। आपको यहाँ पे देखा ना आपने, अ के साथ ई मिल गया तो ए हो गया, अ के साथ ऊ मिल गया तो क्या हो गया, ओ हो गया। और अगर अ के साथ री मिल जाए तो वो अर हो जाएगा। जैसे देव, देवधन ऋषि, देव में क्या है, अ है, वा में छोटा अ है, और यहाँ पर क्या है, री है, तो यह दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अर। यहाँ पर आधारा अर, देवर्षि हो जाएगा। देवर्ष में देवर्षि, देवर्षि, यहाँ पे अर्षि आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पे उच्चारण में और आ रहा है ना आपके, देवर्षि बोल के एक बार आप देखिए इसको। देव में अ और री मिलकर देवर्षि, यहाँ पे अर जो है यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब भी देवर्षि उच्चारण में अर आ जाए या फिर ओ आ जाए या ए आ जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वो गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे यह नियम नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप सीधा सीधा ध्यान दें कि अगर ई की मात्रा आ गई, आ की मात्रा आ गई, ऊ की मात्रा आ गई, अगर बड़े हैं तीनों, तो वह क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। दीर्घ स्वर अगर जहां पर भी आपको दिख जाए तो वह दीर्घ संधि होगा। और यहां पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर आपको उच्चारण में दिख जाए, वह क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे महाधन ऋषि, यहाँ पे महा ऋषि में आ की मात्रा और री, यहां इन दोनों के संयोग से महर्षि, महर्षि आपको मिलता है। महर्षि में आप जब उच्चारण करेंगे महर्षि, महर्षि, और यहां पे आपको बीच में प्राप्त होता है, तो यह क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। सीधा सीधा जहां पर भी आपको ओ प्राप्त हो किसी भी शब्द में, या फिर ए प्राप्त हो या फिर अर प्राप्त हो, तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, यह बिना कुछ सोचे समझे वह क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं अपने अगले संधि को। हम देखते हैं यहाँ पे वृद्ध संधि किसको बोलेंगे। तो गुण संधि के बाद जो है वृद्ध संधि आता है। यहाँ पे हमने गुण संधि में क्या देखा कि जहाँ पर ए हो, ओ हो या अर हो तो वह क्या होता है, गुण संधि होता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। वहाँ ए था, यहाँ पे ए हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको ए मिले या ओ मिले, अभी अपने गुण संधि में क्या देखा, गुण संधि में क्या था, यहां पर ए था और ओ था, यह क्या हो जाता, गुण संधि हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको ए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, आओ। यहां पर थोड़ा और वृद्ध यानी थोड़ा और बड़ा हो गया, और क्या ये, यहां पर थोड़ा सा इसको और तवज्जो देंगे। यहां पर एक मात्रा लगाए थे, यहां पर हम क्या करेंगे, दो मात्रा लगा देंगे यहां पर, तो यह क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक धन एक, एकाएक हो जाएगा। यहाँ पर ए की मात्रा आपको प्राप्त होती है यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगी। सीधा सीधा आपको कुछ और नहीं सोचना है यहाँ पर कि एक धन एक मिलकर एकाएक हो गया, मतलब क्या है, यहाँ पर अ धन ए मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये ए हो गया। तो यहां पर अ और ए मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आ और ओ मिलकर क्या, ऊ मिलकर क्या हो जाता है, यहां पर औ हो जाता है। यहां पर क्या है, वन में अ, यह आ और
औ मिल गया तो क्या हो गया, वनौषधि, यहाँ पे औ प्राप्त हो गया आपको। तो जहाँ पर भी आपको औ प्राप्त होगा और ए प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। आप गुण संधि से एक स्टेप आगे, एक चरण और आगे बढ़ जाएंगे। गुण संधि में आपने क्या देखा था, ए और ओ मिल गया था तो आपने क्या बताया कि यह गुण संधि है, और यहाँ पर आप क्या बताएंगे, ए और औ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह वृद्ध संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सदा धन एव, सदैव हो जा रहा है ना, ए की मात्रा यहाँ पर मिल जा रही है आपको, ए की मात्रा, यह क्या है, ए की मात्रा आपको यहां पर प्राप्त हो जा रही है। सदा, आ की मात्रा यहां पे है ना, आ और ए मिलकर क्या बन गया, ए की मात्रा यहां पे प्राप्त हो गई आपको। तो ये क्या हो गया, सदैव, एव। सदैव में जैसे ही उच्चारण में आपको ए की मात्रा दिखे तुरंत आप क्या टिक लगाएंगे यहां पर, वृद्ध संधि। यहां सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यह वृद्ध संधि हो जाएगा। आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, यह क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं परम धन औषधि, यहाँ परम में जो माँ है उसके साथ क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, और औषधि में अव है। यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो गया, अव हो गया। यहाँ पर जैसे ही अव आया, परम औषधि, परम औषधि, यहाँ पर औ जैसे ही आपको प्राप्त होता है तुरंत आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ देखे आप यहाँ पर वृद्ध संधि जहाँ पर भी होगा ऑप्शन में वहाँ पर आप टिक लगा देंगे। सीधा सीधा आप जो है उसको टिक लगा देंगे। महा औषधि, यहाँ पे महौषधि हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे महौषधि हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, महाधन औषधि मिलकर क्या हो गया, महौषध। तो जैसे एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, महा धन ओज, यह क्या हो जाएगा, महौज, यह क्या हो गया, महौज हो गया। यहां पे अ बड़ा आ जो है यह, हा में जो बड़ा आ है वो, और ओ यहां पर दोनों आपस में मिलकर क्या हो गया, औ की मात्रा यहां पर हमको तुरंत प्राप्त हो गया। जैसे ही आपको औ की मात्रा प्राप्त होगी तुरंत आप क्या बोलेंगे, यह तो वृद्ध संधि है। देखते ही आप बोल देंगे, वहां पे जैसे ही आपको दो यहाँ पे इसके दो चोटियां जैसे ही नजर आए तुरंत आप क्या बोल देंगे यहाँ पर कि यह जो है क्या है, यह वृद्ध संधि है। यहां पर तुरंत आप बोल देंगे। और यहाँ पे ओ जैसे ही आपको मिलेगा, ओ मिलेगा तो यह, और औ मिलेगा तो क्या होगा, यह दोनों, यह वृद्ध संधि हो जाएगा। तुरंत तुरंत आपको कुछ और नहीं सोचना है, यह वृद्ध संधि का ही उदाहरण होगा। ओ या अव आए, जैसे ही आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, ए और औ आए तुरंत क्या हो जाएगा, ये वृद्ध संधि हो जाएगा। और ए और ओ आए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे जैसे ही एक चोटी आपको दिखे कहीं पर भी तुरंत आप बोलेंगे यह गुण संधि है। जैसे दो चोटियां आपको दिखना शुरू हो जाएं तो वह क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। तुरंत का तुरंत, आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो वृद्ध संधि आपको समझ में आ ही गई होगी काफी अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने अगले संधि पर। तो हमको समझना है यण संधि किसको कहते हैं। यण संधि, यहाँ पे ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय मतलब असमान स्वर हो तो ई को या हो जाता है, या ई मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और ऊ या ऊ के बाद बड़ा ऊ के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो यह क्या हो जाता है, व हो जाता है। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रा हो जाता है। यहाँ पे री के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। एक एक करके हम उदाहरण से इसको समझते हैं, यह क्या कहा जा रहा है हमसे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं एक उदाहरण में, यहाँ पर छोटी ई है और आ गया तो ये क्या हो गया, या हो गया यहाँ पर। जैसे यदि और अपि, यहाँ पर दोनों मिलकर यद्यपि हो गया है। यदि में ई की मात्रा है और यहाँ पर अ है, यह दोनों आपस में जब जुड़े तो यह क्या हो गया, यह हो गया। यहाँ पर क्या, यह आपको प्राप्त हो गया, यद्यपि हो गया। ये सीधा सीधा यह क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही आपको यह दिख गया यहाँ पे आपने कह दिया यह यण संधि है। अब हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, थोड़े डिटेल में इसको चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं,
ई के साथ अ आता है। अभी मैं आपको और थोड़ा एक ट्रिक बताऊंगा इसको आसानी से समझने का, इसको सॉल्व करने का। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह जो है यड़ संधि है। हम लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं। और पहले बड़ी ई के साथ बड़ा आ आया है, यहाँ पर क्या हो गया, या हो गया। जैसे इति धन आदि इत्यादि, यहाँ पे या हो गया। यहाँ पे ई जो है, इति में जो ई है, यह ई और यह अ के साथ मिलकर क्या हो गया, या हो गया। यहाँ पर या, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया हमको, या प्राप्त हो गया। इसलिए हमने क्या कह दिया कि यह जो है यड़ संधि है। अब मैंने क्या बताया दूसरा आपको कि ऊ जो है अपने किसी विजातीय स्वर के साथ जब मिलेगा तो क्या हो जाता है, यह व हो जाता है। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको, ऊ जो है किसी दूसरे स्वर के साथ जब मिलेगा, मान लिया ए के साथ यह मिलता है तो यह व हो जाता है। जैसे सुआगत, स में ऊ की मात्रा है ना, यह छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा आ है। जब यह अपने किसी दूसरे स्वर के साथ मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा, व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह स्वागत हो जाएगा। सुधन आगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। जैसे अनुधन एषण अन्वेषण हो जाएगा। यहाँ पे छोटा ऊ और ए मिलकर क्या बनाए, व बनाएंगे। जैसे ही व होगा, यहाँ पे जैसे ही ऊ होगा, ऊ के साथ जैसे ही ए मिलेगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तुरंत ये क्या हो जाएगा, व हो जाएगा यहाँ पर। और यह क्या हो जाएगा, वेषण अन्वेषण हो जाएगा। ए है ना, तो यहाँ पर ए की वजह से ये क्या हो गया, ए की मात्रा हो गई यहाँ पे, तो यह हो गया अन्वेषण। जैसे पितृधन आज्ञा, यहाँ पे अब हम यहाँ पे तीसरा समझते हैं। यहाँ पर री के आगे जब आए तो क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तुरंत यह क्या हो जाता है, रा हो जाता है। री में जब आ जोड़ देंगे तो यहाँ यह क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो पितृ में री है ना, यहाँ पे त में री की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, तो पितृधन आज्ञा क्या हो गया, पित्राज्ञा ये हो गया, पित्राज्ञा। तो यहाँ पे रा लग गया ना, पित्राज्ञा मतलब त में यहाँ पर जैसे पित्राज्ञा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, पित्राज्ञा यहाँ पर इसको थोड़ा हम साफ साफ लिख देते हैं। फिर से एक बार इसको थोड़ा और साफ ही कर दें पहले। तो यहाँ पर पित्राज्ञा ये लिखा हुआ है ना, पित्राज्ञा। यह पित्राज्ञा में त्रा जो है, इसमें रा है ना, त्रा कैसे बनता है, यहाँ पे त और रा के संयोग से ही ना बनता है। यहाँ पे त और रा के संयोग से क्या मिलता है हमको, त्रा मिलता है। तो यहाँ पे रा है ना पहले से, तो री और अ मिलकर आपको पित्राज्ञा में रा आपको मिलता है ना, प्राप्त होता है। तो आपने कह दिया क्या है, ये यड़ संधि। अब मैं एक बात और बताता हूँ, चीज़ें अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। इस बार तो पक्का समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप देखिए कहीं पर कोई भी आधा वर्ण आपको दिख जाए तो वह क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यद्यपि में क्या है, आधा दा है। जैसे ही आधा दा आपको मिले यह क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। इत्यादि में आधा ता है, आधा ता आपको प्राप्त हुआ, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये यड़ संधि हो गया। दिव्यागमन में आपको आधा व यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे ही आपको आधा व दिखा, यह क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस देखते ही जैसे ही आधा व दिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यड़ संधि हो जाएगा। स्वागत में यहाँ पे आधा सा आपको यहाँ पर दिख गया। सुधन आगत में आपको आधा सा ये बन गया और ये वाह हो जाता है। तो यहाँ आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे ही आधा सा आपको दिखे, आप तुरंत क्या बोलेंगे, यह यड़ संधि है और कुछ नहीं है। पित्राज्ञा में आधा त्र आपको दिख रहा है, अन्वेषण में आधा न दिख रहा है, आधा सा दिख रहा है, आधा व दिख रहा है, आधा त। आप कुछ भी उठाकर देख लें, इसी तरह से आपको जहां भी आधा सा दिखे आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, यह यड़ संधि है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर हो जाता है, प्रतिधन उत्तर, यहां पर क्या हो गया, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर यहाँ पे भी आपको क्या, ये क्या हो गया, यड़ संधि है। यहाँ पे आधा ता आपको यहाँ पर भी मिल गया। तो सीधा सीधा आपने क्या बोल दिया, जहां पर भी आधा स्वर, आधा जो है वर्ण आपको प्राप्त हो, वहां पर क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपने यह देख ही लिया, ई या ई के बाद छोटी या बड़ी ई के बाद कोई भी विजातीय स्वर अगर आ गया, कोई असमान स्वर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा।
ऊ या बड़ा ऊ के बाद कुछ आ जाए विजातीय तो क्या हो जाता है, वह वाह हो जाता है। यहाँ पे री के बाद आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रा हो जाता है। हमने उदाहरण से इसको समझ लिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जहां पर भी आपको आधा दिखे, आधा आधा वर्ण दिखे जहां पर भी, वहां पर क्या हो जाएगा, यह गुण यड़ संधि हो जाएगा। तुरंत तुरंत आप क्या बताएंगे, यह यड़ संधि है। अब हम चलते हैं अपने अगले संधि की ओर। आपको देखना है अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है, ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अयादि संधि बोलते हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे, चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण। जैसे ए और अ मिलकर अय हो गया। यहां पर क्या बोला था, ए के साथ ए और ओ से परे कोई भी स्वर हो तो ये क्या हो जाता है, अय हो जाता है और आय हो जाता है। तो मतलब क्या कहने का है, ए के बाद और एक ए के साथ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। ए के साथ जब आ गया तो यहाँ पर क्या बताया था, ए के साथ अगर कुछ और होगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। जैसे ने में अन जोड़ दिया तो नयन हो गया। ये क्या हो गया, नयन। यहाँ पे ने में ए की मात्रा है ना, ए और अन मिलकर यह ए और अ मिलकर क्या हो गया, अय हो गया। अय हो गया, ये क्या हो गया, अय हो गया। नयन, नयन हो गया। ये न में आ की मात्रा लग गया और या हो गया। यहाँ पे नयन को थोड़ा ऐसे लिखें, न य न। तो यहाँ पे न में आ की मात्रा है ना, न में छोटा आ की मात्रा लगा के ही तो आ हुआ है, ये न हुआ है, ये न यन। ये क्या हो गया, अय हो जाता है। यहाँ पर ए और अ जुड़ जाए तो आपको समझ में आ रहा है, जहां पर ए और अ जुड़ के अय हो जाए वह जो है क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। ए और अ मिलकर आय हो जाए, छोटा जो ए है वह अ के साथ जुड़ेगा तो अय हो जाएगा और ए के साथ अगर जुड़ेगा तो आय हो जाएगा। तो जैसे गय अक लिखा हुआ है तो गय में ए है ना, ये ए है ना, और उसके साथ अ अगर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ये आ जुड़कर आ य आय। तो ये क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। गायक, आप इसका उच्चारण करिए, आपको आय यहां पर मिलेगा ना, आय, गायक, गायक। यहां पे आपको आय मिल रहा है तो उच्चारण में। जैसे ही आपने ये सारी चीजें देखी, आप क्या बोलेंगे, यह अयादि संधि है। ओ के साथ अ मिल गया, क्या हो गया, अव हो गया। ओ के साथ अ मिलते ही क्या हो गया, ये अव हो गया। तो आपने क्या बोला, पो अन, यानी क्या हो गया, पा पर ओ की मात्रा ओ लगा देने से और अब के साथ जुड़ जाने से ये पवन हो गया, अब हो जाता है। यहां पर ओ के साथ अ जुड़ने से क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ए के साथ अ जुड़ने से आय हो जाएगा। ए के साथ अ जुड़ने से क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। औ के साथ आ जुड़ने से आव और अ के साथ ई लगने से आव हो जाएगा। यहां पर तो चीजें आपको जैसे पावक, यहाँ पे पौ में औ की मात्रा है ना, इसके साथ आ जब जुड़ा तो ये पावक हो गया, आव हो गया। यहाँ पे आव जुड़ गया ना, आव बन गया। जैसे उच्चारण आप करिए इसका पावक का तो क्या मिलेगा आपको, पावक, पाव और पावक यानी आवक। आव यहाँ पे बीच में आपको मिलेगा, उच्चारण में आपको क्या मिलेगा, आव मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, औधन आ मिलकर क्या बन गया, आव। यानी कि उदाहरण क्या हो गया इसका, पौधन अक यानी पावक। और आ मिलकर क्या मिल गया हमको, आवक, यानी पावक आपको यहां प्राप्त हो गया। यह किसका उदाहरण हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो यहां पर एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे नायक का उदाहरण अगर लें, नायक, तो यहां पर क्या है, नय धन अक, यहां पर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ए की मात्रा है ना, यहाँ पे ए और अ मिलके आय हो गया तो क्या हो गया, ये नायक हो गया। यहां पर नायक हो गया, ये ए की मात्रा यहां पर और अ मिलकर क्या हो गया, आय हो गया। यहां पे नायक, 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 आप बोलिए, यहां पे आय आएगा ना बीच में, नायक, नाय और क, यहां पे आय आ रहा है ना बीच में यहां पर। तो ए की मात्रा और अ की मात्रा मिलकर क्या हो गया, यहां पे आय बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अयादि संधि। जैसे
विनायक, यहाँ पर विनायक में यहाँ पे आयक है ना, विनायक, यहाँ पर जैसे ही आपको आय दिखे, अय दिखे, आव दिखे, तो आप सीधा क्या बोलेंगे कि यह जो है अयादि संधि है। विनायक, आप जैसे विनायक आपको शब्द मिल गया, आयक आपने आय देखा, बोल दिया ये क्या है, अयादि संधि है, तुरंत तुरंत आपने बोल दिया यह अयादि संधि है। तो यह हो गया अयादि संधि। हमने स्वर संधि को यहाँ पे समझ लिया है। आपने क्या देखा, ए या अ आए तो अय हो जाता है, ए और अ आए तो आय हो जाता है, ओ और अ आए तो अव हो जाता है, ओ और अ आए तो आव हो जाता है, ओ और ई आए तो आव हो जाता है। आपने ये चीज़ें समझ ली हैं यहाँ पे और उदाहरण के साथ इनको देख लिया है। आप यहाँ पर यड़ संधि को आपने यहाँ पे देख लिया। जैसे ही आपको कोई आधा वर्ण दिखे, आधा दिखे यहाँ पर, तुरंत आप क्या बोलेंगे, ये यड़ संधि है। बाकी ये इसके नियम हैं तो जो मैंने आपको बता ही दिए, ये मैंने शॉर्ट में आपको समझने के लिए बता दिया कि यहाँ पे जैसे ही कोई आधा वर्ण आपको दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, वो यड़ संधि है। हमने देख लिया यहाँ पे वृद्धि संधि को, जैसे ही आपको अ या औ दिखेगा आप क्या बोलेंगे कि यह वृद्धि संधि है। ए और ओ दिखेगा तो आप बोलेंगे गुण संधि है। ए और ओ होगा तो गुण संधि, अ और औ होगा तो वृद्धि संधि। गुण संधि का एक स्टेप आगे और बढ़ा दीजिए तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, वृद्धि संधि प्राप्त हो जाएगा। और आपने गुण संधि देख ही लिया। और यह हो गया आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जैसे ही आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ प्राप्त होगा, वहां पर आप सीधा सीधा आंख बंद करके सीधा बोलेंगे क्या है वो, कि यह क्या है, दीर्घ संधि है। तो यह रहा दीर्घ संधि और स्वर संधि का पूरा हमारा लेक्चर। आगे हम समझेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होता है। यहाँ पर यह लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ इस क्लास में हम स्वर संधि को ही समझने का प्रयास किए। आगे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अपने अगले क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, उसको हम अगले क्लास में ख़त्म कर लेंगे। तो इस पर एक्सरसाइजेस भी हम आपको कराएंगे, इसके कुछ उदाहरण और कुछ एक्सरसाइजेस और कराएंगे जहाँ पे आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जो आपकी यहाँ पर कोई दुविधा अगर आपको यहाँ पे बच गई होगी तो वह सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ एक्सरसाइजेस हम यहाँ पे कराएंगे, प्रश्नों को यहाँ पे कराएंगे आपसे, तो वो आप वहाँ पर देखते ही आप वहाँ पर ऐसा सॉल्व कर लेंगे इन सारे ट्रिक्स के मदद से। तो यह रहा स्वर संधि का क्लास। आगे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये क्लास करने के लिए, धन्यवाद।